हेलो दोस्तों, क्या आप भारत की टॉप 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन करना चाहते हैं? यस, आपका आंसर ऑफ कोर्स हाँ होगा। तो इसके लिए एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेके आई है एक नया टेस्ट जिसका नाम है CUET कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट। इस टेस्ट को पास करने के बाद आप भारत की टॉप 45 यूनिवर्सिटीज़ से ग्रेजुएशन कर पाएंगे। इस वीडियो में हम जानने का प्रयास करेंगे कि CUET क्या है, इसका नया सिलेबस क्या है और किस तरह से आप इस एग्ज़ाम को पास कर सकते हैं। इसके लिए हम सबसे पहले जानने का प्रयास करते हैं कि आप किस तरह से CUET तक एजुकेशन तक पहुंचते हैं। चलिए अपन सबसे पहले इंडियन एजुकेशन सिस्टम को समझते हैं, उससे से ये सारा आपको समझ में आएगा। चलो, भारत में जो एजुकेशन सिस्टम चलता है उसमें जो व्यवस्था चलती है वो चलती है 10+2 सिस्टम। यानी 10वीं तक आपको सबके लिए कॉमन सब्जेक्ट्स होते हैं, सबके लिए सब कॉमन सब्जेक्ट में पढ़ते हैं। +2 का यह मतलब है 11th और 12th। खासकर आप 11th में जब जाते हैं तब आप एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, स्पेसिफिक सब्जेक्ट ले लेते हैं, और 12th में वही आपका क्या रहता है, सब्जेक्ट रहता है। जैसे अगर आप 11th में अध्ययन करते वक्त साइंस ले लेते हैं, यानी आपके पास ऑप्शन होता है या तो आप साइंस को अडॉप्ट करोगे यानी साइंस सब्जेक्ट ले लोगे। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको बिजनेस में इंटरेस्ट होता है तो वो बच्चे क्या करते हैं, कॉमर्स ले लेते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो आर्ट्स ले लेते हैं। तो ये तो होता है हमारा स्कूली सिस्टम। दोबारा समझा देता हूँ। देखिए, 10th तक सबके बराबर होगा, 2+ सिस्टम होता है। 11th 12th, 11th में आपके पास स्ट्रीम अलग अलग आपको सब्जेक्ट मिलने शुरू होते हैं, जिसमें साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स, यही सेम सब्जेक्ट 12th में रहते हैं। तो अभी अगर आप 12th में पढ़ रहे हो, या तो आप साइंस से पढ़ाई कर रहे हो, साइंस का मतलब है आपके या तो बायोलॉजी है, केमिस्ट्री या फिजिक्स, उससे कर रहे हो। कॉमर्स में अगर आप है तो कॉमर्स से कर रहे हो, और आर्ट्स में है तो आपके जितने आर्ट्स के सब्जेक्ट उससे कर रहे हो। अभी जब आप 12th पास कर लोगे तो उसके बाद आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। 12th पास करने के बाद में आपको ग्रेजुएशन करना पड़ता है। अब देखो, ग्रेजुएशन क्या होता है, हिंदी में इसको स्नातक कहते हैं, ठीक है। 3 साल का ग्रेजुएशन करना पड़ता है आपको, जैसे ही आप क्या पास कर लोगे, 12th पास कर लोगे। अगर आप वही ग्रेजुएशन साइंस में करोगे, यानी साइंस से ग्रेजुएशन करोगे, तो हम उसको BSc कहते हैं, BSc बैचलर ऑफ साइंस। कॉमर्स से करोगे तो सिंपल है, BCom कहते हैं, यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स। और अगर आप आर्ट्स से करोगे, ये तो सब जानते हैं, इसको हम BA कहते हैं, ठीक है। ये 3 इसको आगे बढ़ जाता है। देखो, 11 12 में आपने किया, फिर साइंस से अगर आप ग्रेजुएशन करोगे BSc कहलाएगा, कॉमर्स से करोगे तो BCom, और आर्ट्स से करोगे तो BA कहलाएगा। अब इसको करवाता कौन है, तो इसको करवाती है यूनिवर्सिटी। यानी यूनिवर्सिटी का मतलब होता है कोई ना कोई विश्वविद्यालय होगा जहां से आप ये करोगे। हमारे पास 2 तरह के विश्वविद्यालय होते हैं। एक विश्वविद्यालय होता है जिसको हम कहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और एक होता है जिसको हम कहते हैं स्टेट यूनिवर्सिटी। ऑलराइट, अभी अगर आप तैयारी कर रहे हो, और पहले हम स्टेट यूनिवर्सिटी की बात कर लेते हैं। स्टेट यूनिवर्सिटी क्या करता है, यानी राजस्थान राज्य के अंदर जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी बात कर रहा हूँ। जैसे अभी आप एक एग्जाम दोगे, PTET। इस PTT एग्जाम को पास करोगे तो इस PTT को एग्जाम को पास करने पर आपको स्टेट यूनिवर्सिटी में, यानी राजस्थान के कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिलेगा। अगर आप 12th के बाद करोगे तो आपको 4 वर्षीय आपको क्या मिलेगा, 4 ईयर्स आपका कोर्स होगा, जिसमें क्या होगा, 3 ईयर्स ग्रेजुएशन के लिए आपको मिलेंगे, प्लस 1 ईयर आपको BEd करवाएंगे, यानी आप टीचर बन सकते हो BEd करके। BEd का मतलब होता है बैचलर ऑफ एजुकेशन। ये तो PTT के थ्रू होता है, और इसको स्टेट यूनिवर्सिटी करवाती है। अभी जो मैं बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी की। अब समझिए आप, यही तो सारा गेम है। अभी जो हमारा वीडियो बन रहा है इसी के ऊपर बन रहा है। पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में क्या होता था, अगर आपको किसी केंद्रीय विद्यालय में, यानी केंद्रीय विश्वविद्यालय में आपको एडमिशन लेना है, जैसे नाम बता देता हूँ कुछ में, जैसे DU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, भारत की सबसे महत्वपूर्ण यूनिवर्सिटी में, JNU यानी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली में, BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज है। 45 यूनिवर्सिटीज है जो क्या करती है, 45 अधिक है लेकिन मुख्य रूप से 45 यूनिवर्सिटीज है, जो कि आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में अगर लेते हैं तो आपका स्कोप बढ़ जाता है, ठीक है। तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी में पहले अगर आपको क्या करना होता था, एडमिशन लेना होता था, तो उसके लिए आपके पास ऑप्शन होता था कि आपके पास 12th में बहुत अच्छे परसेंटेज होने चाहिए। 12th में अगर आपके 98 99%, DU का तो बहुत ज्यादा रहता था, तो इस कारण बच्चों का बहुत कम सिलेक्शन होता था। इस कारण गवर्नमेंट ने अब सिस्टम चेंज करने का क्या किया, निर्णय किया। अब इस सिस्टम चेंज के तहत क्या हो रहा है, अब जब ये सिस्टम चेंज किया जाएगा तो उसमें सरकार ने कहा है कि इन कॉलेजेस में एडमिशन के लिए हम एक टेस्ट करवाएंगे, और उस टेस्ट का नाम इन्होंने रखा है CUET। कई कॉलेजेस में ये 2010 से शुरू है, जो पहले इसको CUSAT कहते थे, लेकिन वर्तमान में 2022 में जो वर्जन आया है उसका नाम है CUET, यानी सेंट्रल यूनिवर्सिटी इंटरेस्ट टेस्ट, या फिर इसको कई बार 2 नाम है, इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी टेस्ट भी कहते हैं और इसको कहते हैं कॉमन यूनिवर्सिटी। दोनों भी कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऐसी सेम है। इंटरेस्ट टेस्ट, इंटरेंस टेस्ट, यानी ये आपका एक प्रकार का टेस्ट है जो होगा, और उसके बाद अगर इसको पास कर लेते हो, इसका एग्जाम जुलाई में होने वाला है, ठीक है। जुलाई में इसका एग्जाम होगा। अगर आप इसको पास करते हो तो किसी न किसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी में आपको क्या मिल जाएगा, एडमिशन मिल जाएगा।
आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आप केंद्रीय विश्वविद्यालय में अपना एडमिशन ले सकते हैं। चलो एक बार मैं तुम्हें फिर समझा देता हूँ कि हमारा सिस्टम कैसे काम करता है। देखो, इंडियन एजुकेशन सिस्टम 10+2 सिस्टम होता है। 2 साल 11वीं और 12वीं में आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट लेना पड़ता है, यानी आप सबके लिए समान सब्जेक्ट नहीं होते, स्पेसिफिक सब्जेक्ट होते हैं। अगर आप साइंस लोगे या फिर कॉमर्स लोगे या फिर आर्ट्स लोगे, यही सेम सब्जेक्ट आपके 12th में रहते हैं। और पहले सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए आपको 98-99% बनाने थे, उसकी जगह अभी CUET आया। ग्रेजुएशन करना होता है जो कि 3 साल का होता है। अगर आप साइंस से ग्रेजुएशन करोगे तो ये BSc कहलाता है, कॉमर्स से करोगे तो BCom कहलाता है, और आर्ट्स से करोगे तो आपका BA कहलाता है। ठीक है, इसके लिए आपको कोई ना कोई कॉलेज लेना होता है। अब कॉलेज 2 तरह के होते हैं, एक होता है केंद्रीय कॉलेज और एक होता है राज्य का कॉलेज। जैसे अगर आप PTT करते हो वो राज्य की कॉलेज से होता है। ठीक है, PTT 4 वर्षीय कोर्स होता है जिसमें आपको 3 साल ग्रेजुएशन करना होता है और 1 साल B.Ed करवाते हैं। या फिर एक और ऑप्शन है कि आप कोटा वगैरह ओपन से कर सकते हो। तो ये तो स्टेट यूनिवर्सिटी की बात है, यानी राज्य में जो विद्यालय विश्वविद्यालय वो करवाते हैं। अगर हम केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज की बात करें जहां पे रिसर्च होती है, देश के बड़े बड़े लोग वहां पढ़ते हैं, DU हो गया, JNU हो गया, BH हो गया, इनसे अगर आप करना चाहते हो तो पहले सिस्टम था कि परसेंटेज बनाओ उसके आधार पर जाओ। अब सिस्टम चेंज हुआ है। अब 2022 में एक टेस्ट आया है, CUET कहते हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट या फिर कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो कि जुलाई में होने वाला है और इसी का ही हम इस वीडियो में विस्तार से बात करने वाले हैं। थैंक यू। चलिए अब हम CUET के ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये भारत सरकार का शिक्षा विभाग है, यानी शिक्षा मंत्रालय इसको विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC के जरिए इस एग्ज़ाम को करवाने वाला है। और ये एग्ज़ाम जो कंडक्ट करवाया जाएगा ये राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA करवाने वाला है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, पब्लिक नोटिस है CUET UG का मतलब होता है अंडर ग्रेजुएट। 2 तरह की ग्रेजुएशन होती है, एक होती है अंडर ग्रेजुएट जिसको BA BSc BCom होता है ना, इसको हम अंडर ग्रेजुएशन कहते हैं, और एक होता है PG पोस्ट ग्रेजुएशन, MA MSc MCom, वो इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये जो कार्यक्रम है ये UG के लिए है। ये 26 तारीख का नोटिफिकेशन है और इसके अनुसार CUET होगा, यानी कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है। और ये जो एग्ज़ाम है आपका, ये एग्ज़ाम आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड पे होगा, यानी आपका जो टेस्ट होने वाला है ये अक्रॉस द कंट्री सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जितने भी देश के हैं उनके अंदर कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है। इस चीज़ को आपको समझना है। अब देखिए, द डिटेल्स ऑफ द प्रोग्राम ऑफर्ड बाय सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ आर बीइंग मेड अवेलेबल ऑन देयर रेस्पेक्टिव वेबसाइट्स। यानी ये कहना चाह रहा है कि जितनी 45 यूनिवर्सिटीज़ को, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ को इन्होंने सेलेक्ट किया है, वो अपनी अपनी वेबसाइट पर इसके बारे में जानकारी डाल देगी। अब अपन समझते हैं कि CUET का आप फॉर्म कब से कब तक भर सकते हो, यानी ऑनलाइन एप्लीकेशन कब तक भर सकते हो। तो डेट देख लीजिए, ये लिखा पड़ा है 2/4/2022 से 30/4/2022, यानी 2 अप्रैल 22 से लेकर के आप 30 अप्रैल तक इसका फॉर्म फिल कर सकते हो। अब अपन समझते हैं कि इस जो एग्ज़ाम होगा, ये जो टेस्ट होगा CUET का, इस कॉमन इंटरेस्ट टेस्ट के लिए कितने सेक्शन हैं, यानी एग्ज़ाम दोगे उसके कितने सेक्शन हैं। तो इस एग्ज़ाम के 4 सेक्शन हैं। देखिए आप, सेक्शन 1A, इसमें आपके 13 लैंग्वेज आएगी, उसमें से आपको कोई भी एक लैंग्वेज चुननी है। सेक्शन 1B, उसमें 19 लैंग्वेज आएगी, और आपको बता देता हूँ ये विदेशी लैंग्वेजेस होगी, इसको चुनना मैंडेटरी नहीं है। आप चाहे तो विदेशी भाषा में अगर आप आगे पढ़ना चाहते हैं, विदेशी भाषा सीखना चाहते हैं, तो ही आपको ये 19 लैंग्वेज में से कोई एक भाषा सुननी है। इसके अलावा सेक्शन 2 जो आ रहा है, इसमें 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स होते हैं। डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, कोई भी विशेष सब्जेक्ट जिसमें आप क्या करना चाहते हो, BA BCom या BSc, जैसे आप पॉलिटिकल साइंस में करना चाहते हो, या फिर बायोलॉजी में करना चाहते हो, या फिजिक्स में करना चाहते हो, ये इन 27 में से आप 6 सब्जेक्ट सुन सकते हैं। और सेक्शन 3 जो है वो एक जनरल टेस्ट होगा जिसमें करंट अफेयर्स पूछेंगे, मेंटल एबिलिटी आएगी, 8वीं तक की मैथमेटिक्स आएगी, ये पूछा जाएगा। अगला देखिए, ये 4 सेक्शन हो गए, आपको ध्यान रखना, आगे मैं इसके बारे में डिटेल से बताऊंगा। अब हमारे पास में चूजिंग ऑप्शंस फ्रॉम ईच सेक्शन इज नॉट मैंडेटरी, सो इट शुड मैच द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजायर्ड यूनिवर्सिटी। इस लाइन का मतलब है कि ऊपर 4 सेक्शन दिए हुए हैं, 4 के 4 सेक्शन आपको चुनने जरूरी नहीं है। जिस यूनिवर्सिटी से आप करोगे, जैसे आपने ग्रेजुएशन DU से करना है, BHU, जिससे यूनिवर्सिटी से, जिस कॉलेज से आप करोगे ना, वो कॉलेज अगर कहे कि भाई हमें तो सिर्फ एक लैंग्वेज का और एक डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्या लेना है, टेस्ट लेना, तो आपको उतना ही देना पड़ेगा। वही यूनिवर्सिटी ये कहेगी कि हम लैंग्वेज का, डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का और जनरल टेस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको तीनों देने पड़ेंगे। यानी जैसा यूनिवर्सिटी की साइट पर आएगा उसके अकॉर्डिंग ही आपको क्या देना है, टेस्ट देना है, ना कि ये सारे 19, 13, 27 सब्जेक्ट, ऐसा कुछ भी नहीं है। यानी सारे सब्जेक्ट नहीं देने, जैसे कि यूनिवर्सिटी की, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हो उस यूनिवर्सिटी की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या मांग है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको टेस्ट देना है। अब हम इसका जो सिलेबस है उसको थोड़ा विस्तार से समझते हैं, यानी आपको कितना घंटे आपको टेस्ट देना होगा, या कितने टाइम मिलेगा, या कितने सवाल आएंगे। देखो, ये जो सेक्शन 1A है जिसमें लैंग्वेज है, क्या लिखा हो, देयर आर 13 डिफरेंट लैंग्वेजेस, एनी ऑफ दीज लैंग्वेज में बी चोजन। 13 लैंग्वेज है, उसमें से आप कोई भी एक लैंग्वेज सुनिए।
40 सवाल करने हैं आपको 50 में से 50 सवाल आएंगे 40 सवाल करने हैं, ठीक है। और आपके लैंग्वेज में क्या आएगा, तो लैंग्वेज में आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, फैक्चुअल, लिटरेरी और नैरेटिव, यानी आपके पैसेज टाइप चीज़ें आएंगी और पैसेज में से आपको अपनी लैंग्वेज का जो सवाल पूछे उनके जवाब देने हैं। आपको सेक्शन 1A और सेक्शन 1B के लिए आपको पूरे 45 मिनट मिलेंगे और 45 मिनट में आपको 50 में से 40 सवाल करने ज़रूरी है। और सेक्शन 1B में आपको 19 लैंग्वेज मिलने वाली है, उसमें से आप कोई भी लैंग्वेज चुन सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्शन सेकंड की। देयर आर 27 डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स बीइंग ऑफर्ड अंडर दिस सेक्शन। इसमें आपको कितनी दी जा रही है, 27 सब्जेक्ट दिए जाएंगे, ठीक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स। उसमें से मैक्सिमम आप 6 ले सकते हैं, मैक्सिमम 6 ले सकते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 6 सब्जेक्ट चुन सकते हैं। कम से कम 1 सब्जेक्ट, 2 सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट, आप जितना, लेकिन 6 से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। सवाल कितने आएंगे, 50 आएंगे। करने कितने हैं, 40 करने हैं। कैसे सवाल आएंगे, इनपुट टेक्स्ट कैन बी फॉर MCQ बेस्ड क्वेश्चन, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, आपके 4 ऑप्शन वाले सवाल आएंगे। और ये जो सवाल आने वाले हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, MCQ बेस्ड ऑन NCERT क्लास 12th सिलेबस ओनली। जो सब्जेक्ट आप लेंगे उसके 12वीं क्लास की जो NCERT की बुक है उससे बाहर एक भी सवाल नहीं जाएगा। उदाहरण के लिए आपने इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट लिया, यानी 27 में से इकोनॉमिक्स ले लिया, तो आपको 12वीं क्लास की NCERT की इकोनॉमिक्स किताब ही पढ़नी है। उसी में से ये 50 सवाल आने वाले हैं, जिसमें से आपको 40 करने हैं, और इसके लिए भी आपको 45 मिनट मिलने वाले हैं। अब देखिए हमारा अंतिम सेक्शन 3 है, जनरल टेस्ट फॉर एनी सच अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम और प्रोग्राम्स बीइंग ऑफर्ड बाय यूनिवर्सिटीज़ वेयर अ जनरल टेस्ट इज बीइंग यूज्ड फॉर एडमिशन। यानी वो कॉलेज जो अपने एडमिशन के लिए जनरल टेस्ट का प्रयोग करता है, वो कॉलेज क्या करेंगे, इस जनरल सेक्शन वाला टेस्ट आपके लिए लेंगे। इस तीसरे सेक्शन में जनरल टेस्ट में आपके 75 सवाल आएंगे, उसमें से आपको 60 सवाल करने हैं, ठीक है। क्या सवाल आएंगे, ये भी MCQ होंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे। जनरल नॉलेज पूछेगा, करंट अफेयर्स पूछेगा, जनरल मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी, क्वांटिटेटिव रीजनिंग, और इसके अलावा आपके गणित पूछेगा, जो कि टिल ग्रेड 8 यानी 8वीं तक की गणित पूछेगा। लॉजिकल एंड एनालिटिकल रीजनिंग, आप समझिए रीजनिंग आएगी, मैथ्स आएगी, और जनरल मेंटल एबिलिटी आएगी, करंट अफेयर आएगा और जनरल नॉलेज आएगा। कितने सवाल आएंगे, 75। करने कितने, 60 सवाल करने। मिनट कितने मिलेंगे, 60 मिनट मिलेंगे। ये समझिए कि आपको 1 मिनट में 1 सवाल करना है। लेकिन ये बात ध्यान रखना, ये जो जनरल टेस्ट है, जो यूनिवर्सिटी जनरल टेस्ट लेती है उसी का ही देना पड़ेगा। जैसे आपने कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चॉइस की है जो जनरल टेस्ट नहीं लेती है, तो आपको नहीं देना पड़ेगा। आपने एक ऐसी यूनिवर्सिटी चूज़ की है जो इसमें आपके जनरल टेस्ट होता है, तो फिर आपको जनरल टेस्ट देना पड़ेगा। तो मोटा मोटी आपको समझ में आ गया होगा कि 3 सेक्शन है और इसमें आपको 45 और 60 मिनट मिलने वाले हैं, और इस टाइम के आप पीरियड के अंदर आपको क्या करना है, अपना टेस्ट पूरा करना है। चलो अब बात कर लेते हैं वो 13 लैंग्वेज कौन कौन से होंगे। तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया, बंगाली, असमीज़, पंजाबी, इंग्लिश, हिंदी और उर्दू, ये सब्जेक्ट मिलने वाले हैं। राजस्थान के स्टूडेंट्स को मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप इंग्लिश में अच्छे हैं तो इंग्लिश ले लेना, अगर आप इंग्लिश में अच्छे नहीं हैं तो आपके लिए 13 में से एक ही लैंग्वेज लेना है, और वो लेना है हिंदी, ठीक है। समझ में आ गया, दूसरे सब्जेक्ट पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर लैंग्वेज नंबर 2 जो सेक्शन 1B था, उसके अंदर 19 लैंग्वेज दे रहे हैं। फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन, नेपाली, पर्शियन, इटालियन, अरेबिक, सिंधी, कश्मीरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथाली, मणिपुरी, संथाली, तिब्बतियन, जापानीज़, रशियन, चाइनीज़, ये विदेशी लैंग्वेजेस हैं। कई भारतीय हैं, कई विदेशी लैंग्वेजेस हैं। इनको अगर आप इन लैंग्वेजेस में आप ग्रेजुएशन करना चाहते हैं तो ही लेना है। राजस्थान के स्टूडेंट से कहना चाहता हूँ, आपको इसके अंदर हाथ नहीं डालना है, आपको सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज 13 लैंग्वेज में से एक हिंदी लेकर के टेस्ट देना है। अगला डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स आपको 27 मिलने वाले हैं, जैसे अकाउंटेंसी, बुक कीपिंग, बायोलॉजी, बायोलॉजिकल स्टडीज़, है ना, इकोनॉमिक्स हो गई, ये बहुत सारे, म्यूजिक वाला सारा आप पढ़ लेना इसको, संस्कृत वगैरह। ये 27 सब्जेक्ट है, एक बार पढ़ लेना, और इसमें से मैक्सिमम आप 6 ले सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा 6 ले सकते हो। कोई भी 3 सब्जेक्ट आप ले सकते हो और उसमें अपना ग्रेजुएशन पूरा कर सकते हो। और इसके अलावा जो लैंग्वेज आपको कह रहा है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा दोनों सेक्शन में से मैक्सिमम 3 लैंग्वेज ले सकते हो। मैं आपसे एक ही कह रहा हूँ, आपको एक हिंदी लैंग्वेज लेनी है, और अंग्रेजी में अच्छे हो तो अंग्रेजी लेकर के ग्रेजुएशन कर लेना, और बाकी उस यूनिवर्सिटी पर डिपेंड करेगा जो आपका ये टेस्ट लेने वाली है। मैं ये लास्ट लाइन आपको बता देता हूँ, फॉर चूजिंग लैंग्वेज अप टू फॉर सेक्शन 1A 1B एंड मैक्सिमम ऑफ 6 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2nd एंड जनरल टेस्ट अंडर सेक्शन 3rd द कैंडिडेट मस्ट रेफर टू रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर इंटेंडेड यूनिवर्सिटी। ये लाइन समझिए आप, यानी जो कैंडिडेट जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहता है, उस यूनिवर्सिटी, वो यूनिवर्सिटी इन 3 सेक्शन में से कितने सेक्शन का प्रयोग करती है वो उस यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा। NTA ने तो नोटिफिकेशन जारी किया कि ये
3 सेक्शन होंगे। अगर कोई यूनिवर्सिटी 2 सेक्शन में करवाती है, 1 सेक्शन में करवाती है, सिर्फ जनरल टेस्ट लेती है, तो वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करेगा और स्टूडेंट को यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग ही करना है। जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। मोड ऑफ टेस्ट कैसा होगा? कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट होगा। टेस्ट का पैटर्न कैसा रहेगा? ऑब्जेक्टिव टाइप आएगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, 4 ऑप्शन वाले सवाल आएंगे, ठीक है। मीडियम 13 लैंग्वेज है, उसमें से आप जो भी एक लैंग्वेज लेंगे वो मीडियम रहेगी, आपका मध्यम वही रहेगी, ठीक है। सिलेबस आपका जो लैंग्वेज के लिए रहेगा उसमें आपको क्या पूछेंगे? पैसेज पूछेंगे, उसमें से आपको जवाब देने हैं। सेक्शन सेकंड के लिए जो सिलेबस रहेगा एनसीईआरटी की किताब है 12वीं क्लास की, वही उसका मॉडल है, मतलब उसी को पढ़ना है आपको। और सेक्शन थर्ड में जनरल नॉलेज, करंट अफेयर्स, ये आप अलग अलग किताब से रीजनिंग वगैरह, मैथमेटिक्स थोड़ी थोड़ी आप कहीं ना कहीं से पढ़ सकते हो। रजिस्ट्रेशन आपके 2 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं, 30 अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन रहेगा। और अब लास्ट लाइन क्या कह रही है देखो, ऑल क्वेश्चंस इन वेरियस टेस्टिंग एरियाज विल बी बेंचमार्क एट द लेवल ऑफ क्लास 12th only. Students having studied class 12th board syllabus would be able to do well in this CUET. यानी CUET में जो बच्चे 12वीं क्लास के बोर्ड में अच्छा परिणाम करेंगे, यानी बोर्ड की किताबें जिन्होंने पढ़ रखी है उनके लिए आपके बहुत अच्छा चला जाएगा। तो ये आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बोर्ड के अनुसार ही इसका क्या है रखा गया सिलेबस। आपको बस थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट मारना है और भारत की 45 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको क्या मिलने वाला है? दाखिला मिलने वाला है। एक और अच्छी बात है, इफ़ एनी यूनिवर्सिटी परमिट स्टूडेंट्स ऑफ प्रीवियस ईयर्स ऑफ क्लास 12th टू टेक एडमिशन टू द करंट ईयर आल्सो सच स्टूडेंट वुड बी एलिजिबल टू अपीयर CUET। अब आप देखिए, पिछले साल किसी ने 12वीं की है, ठीक है, और वो इस साल CUET देना चाहता है, और कोई ऐसी यूनिवर्सिटी है जो इसकी परमिशन देती है, तो वो इस परीक्षा को दे पाएगा और कर पाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि 2022 में 12वीं कर रहे हैं वही बच्चे कर सकते हैं। जिन्होंने 2021 में 12वीं की है और कोई यूनिवर्सिटी उनको परमिट देती है कि आप CUET दे करके आए हैं, आप हमारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, तो उस बच्चे को एडमिशन प्राप्त होगा। ये ध्यान रखना है आपको। और ये NTA ने अपनी वेबसाइट जारी की है, CUET स्मार्ट, ये जो ले रखा है, इसके ऊपर जाके आप अपना फॉर्म भर सकते हो और अपनी यहाँ पे नोटिफिकेशन से संबंधी और कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी उसको देख सकते हो। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से ये कार्य करेगा। तो आप अब इंतज़ार मत कीजिए, 2 तारीख को अपना फॉर्म भर दीजिए और बढ़िया तैयारी करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके ज़िंदगी में आगे बढ़िए और सफल बनिए। चलिए, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है, अगर आपके जीवन में कुछ वैल्यू ऐड की है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक करना ना भूलिएगा और शेयर करना भी ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।